रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि HSC NRPU कॉल ओपन है 2021 और इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्रैल 30 है 2021। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे फ्रेश फैकल्टी मेंबर्स हैं, जूनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो पहली दफ़ा NRPU सबमिट करवा रहे हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उनके लिए ये जो है वो जनरल मैंने एक NRPU की प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की है। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज जो पहला पार्ट 1 है उसमें हम HEC NRPU गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। इस पर HEC ने कुछ गाइडलाइंस चेंज की हैं जो पिछली दफ़ा की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जो बजट गाइडलाइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सबमिशन और एवेल्यूएशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। बजट की गाइडलाइंस मैंने दे दी हैं, लेकिन बजट का जो टेम्पलेट HEC ने दिया है एक्सेल शीट की फॉर्म में, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो उसको फिल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और जनरल गाइडलाइन जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। और तीसरी जो वीडियो होगी इंशाल्लाह में हम HEC का जो NRPU का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको डिस्कस करेंगे कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनको हमने किस तरह से जो है वो फिल करना है। ओवर द टाइम जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि चूंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नई बन रही हैं, फैकल्टी मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, HEC के पास फंडिंग जो है वो कम हो रही है, इस वजह से कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि मैं चूँकि NRPU का रिव्यूअर भी रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने कोई 15 से 20 प्रोजेक्ट जो है वो रिव्यू किए थे। 2015 से ऑनवर्ड मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो जनरल मेरी एज रिव्यूअर भी जो सजेशंस हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज जहाँ पे भी जो बात आएगी वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि एक अच्छी जो है वो NRPU प्रपोजल जो है वो प्रिपेयर हो सके। तो जो एक जनरल मैंने इस वक्त चीज़ नोट की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि चूंकि फैकल्टी मेंबर्स भी बढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ रही हैं और HEC का फंड जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, स्टैटिक हुआ पड़ा है। तो जो नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं वो हर साल वेरी करते रहते हैं और कंपटीशन जो है वो टफ हो रहा है। और इसी कंपटीशन में 2 प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो बाज़ औक़ात बहुत अच्छी प्रपोजल जो है वो भी फंडिंग विन नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। उसका मतलब ये कतन नहीं है कि आपकी रिसर्च प्रपोजल जो है वो टेक्निकली साउंड नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इतने कंपटीशन बढ़ने की वजह से HEC ने पिछले साल जो है वो नंबर ऑफ ग्रांट्स रखी थी 100, यानी उन्होंने कहा था कि हम 100 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फंड करेंगे। तो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के नंबर पे हम अगर नज़र बनाएं तो मेरा ख्याल है कि कोई तकरीबन 200 के करीब तो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर वो एक यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट भी दें तो भी ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल बनता है। तो इस हिसाब से आप देख लें कि जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है इज़ नॉट मोर देन 1%। तो इसलिए मेरी आपसे ये सजेशन होगी कि HEC की जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि आपने पैसे लेने हैं, HEC ने पैसे देने हैं, तो जितना ज़्यादा जो है वो आप कंप्लाइंस करेंगे उतने ही आपके जो है वो सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। जो जनरल ऑब्जेक्टिव है HEC NRPU प्रोग्राम का, सीधी सी बात है कि HEC वांट्स टू बी पार्टनर विद यूनिवर्सिटीज बिकॉज दे वांट टू क्रिएट R&D कल्चर इकोसिस्टम। और उसमें जो उनके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं कि हम ऐसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि हमारे इंडिजिनस प्रॉब्लम्स को भी देखे एंड वी कैन हैव सम पेटेंट्स एंड कमर्शलाइजेशन आउट ऑफ दैट। और दूसरे नंबर पे कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो रिसर्च का एक कल्चर जो है वो बन पाए, और उसमें जो है वो अब वो इंडस्ट्रियल लिंकेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मेनली जो NRPU है ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए HEC का एक प्रोग्राम है। इसके अंदर जो की फीचर्स हैं जो इस दफ़ा थोड़े से चेंज हुए हैं वो मैं बता देता हूं कि इस दफ़ा HEC ने ये नहीं बताया कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ग्रांट्स कितनी होंगी। पिछले साल ये 100 थी, उससे पिछले साल ये तकरीबन 500 के करीब थी। तो इस दफ़ा जो है वो मुझे कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि जी नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रांट्स कितनी होंगी, तो वो वेरिएबल है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो उन्होंने 3 साल ही रखा है। और इसमें एक और चीज़ जो इस दफ़ा उन्होंने चेंज की है वो ये है कि इंडिविजुअल ग्रांट की जो वैल्यू है वो अप टू 20 मिलियन मेंशन की हुई है। वो पहले भी 20 मिलियन ही थी, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो कुछ 5 से 20 मिलियन की रेंज गालबन जो है वो उन्होंने हमें बताई हुई थी। इस दफ़ा से रेंज उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो मैक्सिमम जो है वी कैन अप्लाई फॉर अप टू 20 मिलियन एक रिसर्च प्रोजेक्ट को। स्टार्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की जो स्टार्ट डेट है वो 1 अप्रैल है
اور اٹ ول کنکلوڈ آن April 30th. تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں. وہ یہ ہیں کہ تقریباً 14 اپریل سے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے. تو رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ورکنگ آورز سب بدل جاتے ہیں. کرونا کی وجہ سے یونیورسٹیز میں بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابھی بھی بند ہیں. تو آپ کے پاس جو بھی فری ٹائم ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی لوگ NRPU پروجیکٹ جمع کروانا چاہتے ہیں تو دے شوڈ اسٹارٹ اٹ ارلی. اب امیجیٹلی جو ہے وہ آپ اپنا کانسیپٹ بنائیں اور پھر اس کا رائٹ اپ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا NRPU ٹیمپلیٹ اور بجٹنگ. بہت ساری چیزیں ہیں جو کریٹیکل ہیں, جو کروشل ہیں. اگر آپ ابھی سے کام شروع کریں گے تو ہی آپ اس کو جو ہے وہ ٹائملی کنکلوڈ کر پائیں گے. اس میں ایک کو فائنینسنگ کا فیکٹر ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل کسی انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ انڈسٹری یا آرگنائزیشن جو ہے وہ اف دے پرومس ود یو ٹو فنڈ اے سرٹن پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیسے ہی دیں. They can finance in terms of say analysis, they can finance in terms of commercialization, they can finance in terms of field work. کسی بھی طرح سے اگر وہ آپ کو کوئی بھی فائنینشیل کمپوننٹ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل یا ایڈڈ ایڈوانٹیج بن جائے گا. عمومی طور پہ ہم اس طرح کی چیزوں کو, اور میں نے بینگ ڈائریکٹر اور بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ فیکلٹی ممبرس اس پوائنٹ کو بادر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی انڈسٹریل پارٹنر مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ملا تو کام چل جائے گا. لیکن جو میں آپ کو لیول آف کمپٹیشن کی شروع میں بات کر رہا تھا, تو اب آپ یہ سمجھیں کہ فار ایگزامپل HEC اگر 100 پروجیکٹس دینا چاہتی ہے اور اس میں 120 پروجیکٹس سے ایسے آ جاتے ہیں جن میں انڈسٹریل پارٹنر یا آرگنائزیشن جو ہے دے کمٹ ٹو پرووائڈ پارشل فنڈنگ فار دیئر پروجیکٹ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ بینگ این ایویلویٹر اور ریویور, جب آپ ایسی کمٹمنٹ دیکھتے ہیں تو یو ول امیجیٹلی گو فار دیٹ کہ جی انڈسٹریل پارٹنر جو ہے وہ اسی لیے پیسے لگانا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر کوئی کمرشلائزیشن ویلیو یا ایسا کوئی آؤٹ پٹ موجود ہے. تو یہ ایک جو اس قسم کے ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں وہ مین ایویلیویشن کرائٹیریا میں پیورلی تو شو نہیں ہو پاتے, لیکن ان کی وجہ سے اسکریننگ, شارٹ لسٹنگ اور سلیکشن میں کافی فرق پڑتا ہے. تو یہ بعض اوقات یہ کی لائن یا پنچ لائن جو ہے وہ بن جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ HEC نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوئی 40% کے قریب وہ بیسک ریسرچ میں فنڈنگ کریں گے اور 60% جو ہے وہ اپلائیڈ ریسرچ میں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ایسی کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ مجھے HEC کی گائیڈ لائنس کے اندر یا ان کے جو HEC کی ویب سائٹ ہے اس پہ نہیں ملی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اوپن ہے اس دفعہ, بیسک ریسرچ یا اپلائیڈ ریسرچ دونوں اینڈس کو انہوں نے اوپن چھوڑ دیا ہے. لیکن اپنے طور پہ میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کا کوئی اپلائیڈ پارٹ ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپلائیڈ پارٹ کی ہی طرف جائیں. سائنس اور انجینئرنگ کے جو لوگ ہیں یا IT ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ تو عمومی طور پہ اپلیکیشن پارٹ جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن جو سوشل سائنسز کے لوگ ہیں, آرٹس کے لوگ ہیں, تو وہ اس معاملے میں جو ہے وہ تھوڑے ویک رہ جاتے ہیں کہ جی ان کے پروجیکٹ کا اپلیکیشن پارٹ کیا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ اگر آپ سوشیالوجی کے ہیں تو یو آر ورکنگ آن سم سوشل پرابلم تو اٹ ول ہیو سم اپلیکیشن. سے آپ کرائمز کے اوپر کام کریں گے, ہاؤ ٹو ریڈیوس کرائمز, یا ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو آپ متعلقہ جو ایجنسیز ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا پاکستان آرمی ہے یا پاکستان پولیس ہے, تو اگر آپ ان کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کریں گے تو اسٹل یو ہیو اے گڈ چانس بیکاز دا نیچر آف یور پروجیکٹ ہیز بین مووڈ فرام لائک اے بیسک ریسرچ ٹو اپلائیڈ ریسرچ. اور سوشل سائنسز کے اندر اس قسم کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ بزنس کے اوپر, بزنس مینجمنٹ میں کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ ٹیکس کے اراؤنڈ کوئی آپ نے پروجیکٹ پرپوزل بنائی ہے یا فائنینسنگ کے اوپر کوئی پرپوزل بنائی ہے, تو جس سے کوئی نیشنل فائنینسنگ میں یا کوئی انکم میں امپروومنٹ آتی ہے, تو آئی وڈ سے کہ اٹ ہیز سم پوٹینشیل اور اس کے اندر اپلیکیشن ہے, تو آپ اس قسم کے پوائنٹس جو ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کیونکہ ایز اے ریویور ہم یہ بات ضرور دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ کی اپلیکیشن کیا ہے. اگر ہم آپ کو اتنا پیسہ 4 ملین 6 ملین اگر HEC کی طرف سے آپ کو ملے تو کیا آپ کا پروجیکٹ اس قابل ہے کہ اس سے کوئی سوسائٹل چینج جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے. دین کمز ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. تو پرنسپل انویسٹیگیٹر جو ہے وہ ایک یونیورسٹی, جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں چاہے پبلک ہیں یا پرائیویٹ ہیں, ان کا جو ہے وہ ریگولر فیکلٹی ممبر ہونا چاہیے, جسے ہم پرماننٹ کہتے ہیں ان ٹرمز آف PPS یا TTS ہو.
लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय भी है तो वो भी ही इज ऑल्सो एलिजिबल, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है दैट शुड बी मोर देन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 साल का प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है विद द यूनिवर्सिटी, इट शुड बी मोर देन 2 years। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें मैंने ये चीज पढ़ी है कि एडहॉक को वो जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एडहॉक या विजिटिंग के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हर यूनिवर्सिटी की फिर अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी होगी कि वो इस पॉइंट को कैसे जो है वो टैकल करेंगे। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको लिख के दे दे कि जी जो भी अपकमिंग सिलेक्शन बोर्ड होगा उसमें आपको चांस दिया जाएगा और इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल बी रिटेन। तो इस किस्म के केस के साथ भी आई थिंक सो कि यू कैन प्रोसीड टू HEC। उसके बाद आपके पास PhD डिग्री हो, अगर आपने MS या MPhil किया हुआ है तो एटलीस्ट आपके पास 2 years रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट मीन्स कि नॉन PhDs जो हैं विद 2 years रिसर्च एक्सपीरियंस एंड MS और MPhil डिग्री दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपके पास बीइंग रिसर्चर एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स या कोई आपने प्रोजेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किया हुआ है। एक और पॉइंट जो इस दफा काफी वाजे तौर पे सामने आया है और थोड़ा सा बदला भी है वो ये है कि आप एक फैकल्टी मेंबर्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही NRPU रख सकता है। तो ऐसे तमाम फैकल्टी मेंबर्स जिनके पास ऑलरेडी कोई NRPU प्रोजेक्ट है, मींस एट एग्जीक्यूशन स्टेज है, चला रहे हैं वो उसे, या आपने अपनी रिपोर्ट फाइनल करके HEC को सबमिट करवा दी है लेकिन आपने HEC से अभी तक आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NRPU दिस टाइम। तो ये चीज आपने अपने ज़हन में रख लेनी है। लास्ट टाइम इन्होंने ओवरऑल कह दिया था कि आपके पास कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इस दफा उन्होंने NRPU को स्पेसिफाई किया है। मीन्स कि अगर आपके पास TDF का कोई प्रोजेक्ट है या PARP का कोई प्रोजेक्ट है, PSF का कोई प्रोजेक्ट है, दैट डजंट मैटर। NRPU आप एक से ज्यादा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते एट वन टाइम। सबमिशन का HEC ने पोर्टल बदल दिया, पहले ई पोर्टल के नाम से था, अब इस दफा उन्होंने research.hec.gov.pk। तो आपकी सारी सबमिशन जो है वो ऑनलाइन है, तो आपने वहां से जाके देख लेना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने। एक तो ऑनलाइन फॉर्म होगा, फिर उसके साथ आपकी प्रपोजल का वर्ड फॉर्म जो है वो HEC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। HEC की वेबसाइट में आप ये देख सकते हैं, ये NRPU के डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड मैंने क्लिक किया हुआ है तो इसके अंदर कॉल फॉर प्रपोजल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, NRPU एवेल्यूशन प्रोटोकॉल है, एवेल्यूशन रुब्रिक्स है और फुल प्रपोजल टेम्पलेट है। इसको डाउनलोड करें, इसको फिल कर लें। बजट टेम्पलेट दिया हुआ है उसको भी देख सकते हैं और गाइडलाइंस फॉर बजट भी दी हुई हैं। तो ये जो टेम्पलेट वर्ड फॉर्म में है, स्पेशली जो फुल प्रपोजल टेम्पलेट है उसी को आप डाउनलोड करेंगे और आप उसे ही जो है वो बाद में यूज करेंगे। और इसको ये सारा कुछ आप ऑनलाइन जो है वो सबमिट करेंगे। इसमें आपको कुछ फॉर्म्स चाहिए होंगे जो अपनी यूनिवर्सिटी से लेने हैं थ्रू डायरेक्टर ऑरिक और वाइस चांसलर ऑफिस के साथ मिलके आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अरेंज कर सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जिनकी यूनिवर्सिटीज इस वक्त क्लोज्ड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, तो उनको इस चीज को फिगर आउट करना है कि वो कैसे जी सारा काम जो है वो कर पाएंगे। और अगेन डेडलाइन 30 अप्रैल है, लेकिन आई वुड सजेस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अदरवाइज जब आप आखिरी हफ्तों में जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इश्यूज होते हैं, टाइम डिलेज आ जाते हैं, तो उसका सारा जो आपके शॉर्टफॉल जो है वो आपके एंड पे आएगा। बजट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इस दफा इन्होंने बजट में भी कुछ चेंजेस की हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको समझनी जरूरी है, ताकि आप बजट को जो है वो ड्यूली या प्रॉपरली जो है वो कैलकुलेट कर सकें। बजट में जो है वो एक HR कॉस्ट का सेक्शन है, मेनली जो सैलरीज और स्टाइपेंड्स वगैरह को देखता है। तो इसमें सैलरीज जो है वो PI और co-PI की हैं। PI जाहिर बात है किसी यूनिवर्सिटी का होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड होंगे, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया। co-PI जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, आपके अपने डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, या आप किसी कोलैबोरेटर को भी co-PI के तौर पे ले सकते हैं। यानी आप चाहें किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NIBG है या नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स है या सॉलिड स्टेट फिजिक्स सेंटर है, तो आप कोई भी ऐसा जो co-PI है आप किसी और इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, लेकिन PI का प्रिंसिपल मेजर यूनिवर्सिटी में होना जो है वो जरूरी है। आप एक से ज्यादा co-PI भी रख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ इफेक्ट जो है वो सैलरीज के ऊपर आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपनी टीम कंपोजिशन करें, और टीम कंपोजिशन में एक तो आप हैं, PI हैं, फिर आपने जो प्रोजेक्ट सोचा है उस हिसाब से अपनी टीम जो है वो डेवलप करें।
मैं ये नहीं समझता कि आप यहाँ पे यारी दोस्ती निभाएं। आई वुड से कि बी प्रोफेशनल, और आपके प्रोजेक्ट टीम के अंदर सारे वो लोग होने चाहिए जो आपको किसी न किसी तरह से हेल्प आउट कर सकें। और HEC कैटेगोरिकली अब इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है कि आपकी जो टीम के मेंबर हैं दे शुड बी देयर फॉर सम पर्पस। आप ऐसे ही खामखा किसी को मत डालें। जिसको भी आप अपनी प्रोजेक्ट टीम में इंक्लूड करेंगे तो आपको उसका पॉसिबल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी देना होगा। इस सिलसिले में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स जो है वो कहना चाहूंगा। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। सिंथेसिस एक आसान पार्ट है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है उसका एनालिटिकल पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एनालिटिकल फैसिलिटीज नहीं है तो आई वुड से कि आप अपना को-पीआई किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से रखें, सेंटर से रखें जहां पे वो सारी रिक्वायर्ड एनालिटिकल फैसिलिटीज जो है वो आपके उनको अवेलेबल हैं, ताकि आप सिंथेसिस का पार्ट करें, वो एनालिसिस का पार्ट आपको करके दे। जब एप्लीकेशन की बात आती है, फॉर एग्जांपल आप नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं ड्रग डिलीवरी के लिए, तो अब आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिलके उनको ऑन बोर्ड ले लें। इंडस्ट्रियल पार्टनर भी आपके साथ आ जाएगा जो कि ड्रग डिलीवरी टेस्ट्स के बारे में आपको हेल्प आउट कर सकेगा। तो आप इस तरह से अपनी टीम की जो है वो कंपोजिशन बनाएं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो विजिबल होना चाहिए प्रोजेक्ट के राइटअप के अंदर भी, कोलैबोरेशन लेटर्स के अंदर भी, ताकि जैसे ही रिव्यूअर आपका प्रोजेक्ट पढ़े तो उसे समझ आ जाए ओके इस प्रोजेक्ट के अंदर ये टीम जो है वो ये करना चाहती है, टीम के पास ये स्पेशलिटीज हैं। यानी सिंथेसिस की स्पेशलिटी पीआई के पास है, एनालिसिस की स्पेशलिटी को-पीआई के पास है, स्पेशलिटी भी है, फैसिलिटीज भी हैं, और जो ड्रग डिलीवरी का या एप्लीकेशन का पार्ट है वो इस इंडस्ट्रियल पार्टनर के पास है और उसके पास फैसिलिटीज भी हैं और उसके पास जो है वो स्पेशलिटी भी मौजूद है। बाकी जो स्टूडेंट्स आप रखेंगे उनको भी आप इसी तरह उनका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। अब इसमें जो पीआई है, पीआई के लिए ये HEC ने कंडीशन लगाई है कि वो 25% से ज्यादा प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, लेस देन और इक्वल टू 4। अब 25% है तो साल में 12 महीने होते हैं तो 25% जो है वो आपका तकरीबन 3 मंथ्स के आसपास जो है वो बनता है। तो मैंने गलती से यहाँ 4 मंथ्स लिख दिया है। तो इसमें आपकी जो सैलरी कैलकुलेट होनी है वो ऐसे होगी कि जो भी आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी है मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मैक्सिमम जो पीआई है वो 25% तक सैलरी ले सकता है। लेकिन इन केस एक पीआई कहता है कि नहीं जी मेरा प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी है कि मुझे इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उस केस में HEC ने कंडीशन ये लगाई है कि अगर आप 3 मंथ से ज्यादा जाना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट देगी, आपको अलाउ करेगी कि जी आपका जो भी टीचिंग वर्कलोड है उसको वो प्रोपोर्शनेट करेंगे, और सिमिलरली फिर आपकी सैलरी रेशनलाइजेशन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि जी मैं 50% कंट्रीब्यूट करूंगा यानी लाइक 6 मंथ्स, तो अब 50% आपकी सैलरी जो यूनिवर्सिटी से मिल रही है वो फिर 50% जो है वो प्रोजेक्ट से जाएगी और 50% जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से आएगी। यानी जैसे ही आप 25% से ऊपर जाएंगे तो आपकी सैलरी रेशनलाइजेशन होगी। यानी आप ये नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी से भी सैलरी लें और साथ में प्रोजेक्ट से भी पे लें, बल्कि वो रीएडजस्ट होने के बाद आपको जो है वो आपकी सैलरी जो है वो मिलेगी। आई वुड सजेस्ट कि जो पीआई है वो 3 मंथ्स के हिसाब से लाइक 25% पे अपना टाइम कंट्रीब्यूट करे और 3 मंथ्स की ग्रॉस सैलरी जो टोटल पर मंथ सैलरी आपको मिल रही है वही आप जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, और दैट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। आप टैक्सेस से पहले ना डिडक्शन के बाद वाली सैलरी नहीं देंगे, विद टैक्स देंगे, ताकि उसके बाद टैक्स डिडक्शन के बाद आपको जो भी मिलना है वो मिले। तो ये चीज जो है वो पीआई के हवाले से आप ये चीज जो है वो जहन में रख लें। को-पीआई जो है वो भी इसी तरह से आपने कैलकुलेट करने हैं और बाय नेम कैलकुलेट करने हैं कि उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और उसी हिसाब से जो है वो उनकी आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है विद इन दी बजट। देन कम्स के जो आपके पास रिसर्च स्टूडेंट्स होंगे, BS, MS और PhD के स्टूडेंट्स होंगे, उनको आपने किस तरह से हैंडल करना है। पहली बात तो ये है कि जब आप उन्हें रिक्रूट कर लेंगे तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर उन्हें देंगे और उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली लिखी हुई होंगी कि वो कितना काम करेंगे और उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, और यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्निंग देयर रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट वो भी बड़े बहुत वाजे होंगे। इस केस में HEC ये भी गाइड करती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर में ये लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट जॉब या कॉन्ट्रैक्ट दे विल नॉट क्लेम रेगुलर जॉब। यानी ये नहीं हो सकता कि एक आप MS का स्टूडेंट रखें जो प्रोजेक्ट में काम करे और कल कलाम वो कहे जी नहीं
मैंने प्रोजेक्ट में काम किया है तो मुझे जो है वो रेगुलर कर दे, इस बेस पे नहीं किया जा सकता। हाँ, जो यूनिवर्सिटी की रेगुलर ओपनिंग्स हैं उस बेस पे जो है वो उसे जो भी वो कंपटीशन में जाएगा प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस के बाद उसे यूनिवर्सिटी रख सकती है, बट दैट इज एन सेपरेट स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी। पीएचडी स्टूडेंट के केस में एचईसी ने जो फिक्स किया है वो है कि मैक्सिमम 80,000 पर मंथ उसकी जो सैलरी डिसाइड की है, और इसको जो है वो टाइम इक्विवेलेंट के फुल टाइम इक्विवेलेंट एफटीई फुल टाइम इक्विवेलेंट बेसिस के ऊपर एचईसी ने कुछ रूल्स रख दिए हैं। अगर तो आपका पीएचडी स्टूडेंट जो है वो कोर्स वर्क कर रहा है तो तब आप उसे 20% जो है उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, दैट मीन्स कि 20% ऑफ द टोटल ही उसे सैलरी देंगे, तो ये 1/5 बनता है 80,000 का जब वो कोर्स वर्क कर रहा है। अगर वो कोर्स वर्क कर चुका है तो आप उसे 80% जो है वो अमाउंट पे करेंगे ऑफ दिस 80,000। मुझे ये नहीं समझे कि 80,000 का 80% उन्होंने क्यों किया, व्हाई नॉट 100%, क्योंकि अब तो वो फ्री है। लेकिन एनी हाउ यहाँ उन्होंने ये कर दिया कि जी 80% मैक्सिमम आप उसे पे दे सकते, तो मेरे ख्याल है वो कुछ 64,000 के करीब जाके बनेगी। ये तब है जब उसने अपना कोर्स वर्क मुकम्मल कर लिया हो और फुल टाइम अवेलेबल हो फॉर द प्रोजेक्ट। अगर पीएचडी स्टूडेंट ये चाहता है कि जी कोर्स वर्क उसका चल रहा है लेकिन वो ये चाहता है कि मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं टू द प्रोजेक्ट, तो आप उसे मैक्सिमम 40% तक कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं, लेकिन इन दैट केस उसका सुपरवाइजर पहले साइन करेगा और दूसरे नंबर पे फिर उसका जो कोर्स वर्क लोड है वो भी हाफ हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो एक सेमेस्टर में रेगुलर में वो 4 कोर्सेज ले सकता है, तो चूंकि उसने अपना यहां से 20% से कंट्रीब्यूशन डबल करके 40% कर दिया है, तो अब उसका जो कोर्स वर्क है वो 4 क्रेडिट आवर से कम हो रिड्यूस होकर 2 क्रेडिट आवर में आ जाएगा। अब वो लंबे अरसे तक यानी अपना कोर्स वर्क जो है वो फिर उसी तरह से जो है वो पूरा करेगा। तो ये चीजें जो है वो ये पीआई के देखने की हैं कि वो किस तरह से स्टूडेंट का बजट जो है वो कैलकुलेट करेगा। एमफिल स्टूडेंट के केस में मैक्सिमम आप उसे 20% दे सकते हैं, और जो बैचलर स्टूडेंट है उसको 60,000 का जो है वो फुल टाइम इक्विवेलेंट के बेसिस पे 20% कंट्रीब्यूशन लेंगे और फिर उसका जो है वो 60% से जो है वो 1/5 कैलकुलेट करके उसे जो है वो पे करेंगे। तो ये तो है सैलरीज के बारे में। अब इसमें जो चीज आपने जहन में रखनी है, फॉर्म जब आएगा वहां पे दोबारा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि जो भी पर्सनल कॉस्ट है या ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट है, आपने हर बंदे को इंडिविजुअली लिखना है। पीआई है जी से डॉक्टर मोहम्मद सैफ रहमान, कंट्रीब्यूशन कितना होगा से 25%, ग्रॉस सैलरी कितनी है, कितने मतलब कितने महीने वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि 25% है तो 3 मंथ्स होगा पर ईयर, तो ग्रॉस सैलरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो है वो पर ईयर मेरी कॉस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह को पीआई है उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी, 2 को पीआई है तो भी कॉस्ट आ जाएगी। आपने उनका टाइम कंट्रीब्यूशन या टाइम कमिटमेंट चेंज करनी है तो वो उसी शीट के अंदर चेंज कर दें और इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे। जो अहम चीज है वो ये है कि जो भी फैकल्टी मेंबर आप लिखेंगे आप उसका नाम भी लिखेंगे, उसका डिपार्टमेंट भी लिखेंगे, उसकी यूनिवर्सिटी भी लिखेंगे। इन केस आप ओपीआई किसी और यूनिवर्सिटी से या किसी और डिपार्टमेंट से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं। आप कुछ और पर्सोनल भी ले सकते हैं जिनमें टेक्नीशियंस हो सकते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, डेली वेजर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर जॉब। तो उस केस में कुछ गाइडलाइंस अलग से दी हुई हैं कि आप उन्हें किस हिसाब से जो है वो पे करेंगे। लेकिन ऑफिस बॉय, अटेंडेंट, इस किस्म की चीजें आप नहीं ले सकते। ये चीजें अगर करनी है तो यूनिवर्सिटी आपको फंड पे करेगी, क्योंकि इसमें आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि एचईसी यूनिवर्सिटी ओवरहेड भी पे करेगी, तो उस ओवरहेड में से जो है वो यूनिवर्सिटी आपको वो पैसे देगी जो अगर आपको ऐसा कोई स्टाफ चाहिए तो आप उसे रिक्रूट कर सकते हैं। अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं, कोई फैक्ट्स कंसील करते हैं या कोई और चीज ऐसी कोई चीज साबित हो जाती है तो उसमें से जो भी आपने पेमेंट्स की होंगी वो रिकवर करेगी एचईसी। आप फैकल्टी मेंबर को भी ब्लैक लिस्ट कर सकती है और एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट को भी ब्लैक लिस्ट कर सकती है फॉर 2 years। तो ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद जो सेकंड मेन कंपोनेंट है बजट का वो है इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। अब इक्विपमेंट एंड सप्लाईज के अंदर जो सबसे पहले जो है वो आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जो मैं आपको एज अ रिव्यूअर भी बता रहा हूं और एचईसी की गाइडलाइंस भी यही है कि इस केस के अंदर आपके पास है कि आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए वो आप इनलिस्ट कर सकते हैं, आपको कोई कंज्यूमेबल्स लाइक कोई रिजेंट्स या केमिकल्स चाहिए आप वो बता सकते हैं, आपको कंज्यूमेबल्स में हो सकता है आपको ग्लास वेयर या प्लास्टिक वेयर चाहिए हो लैब्स के अंदर आप वो कर सकते हैं। और चौथा कंपोनेंट इसके अंदर सर्विसेज का भी है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि सर्विसेज में क्या आता है। इन टोटल जो है वो जो इक्विपमेंट एंड सप्लाईज है उसका टोटल बजट जो है वो जो
प्रोजेक्ट के टोटल बजट के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आपने खसूसी तौर पे ध्यान में रखनी है कि ऐसी कि जो आपका इक्विपमेंट का बजट है दैट शुड बी 30%, नॉट मोर देन 30% ऑफ द टोटल बजट। अगर आपको इसमें रिकैलकुलेट भी करना पड़ता है तो आप इसको दोबारा जो है वो रिकैलकुलेट कर सकते हैं। इनवॉइसेज और कोटेशंस के बारे में मेरा ख्याल है कि इस दफा एचईसी ने पॉलिसी चेंज की है। जो इनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने पढ़ा है कि शायद इस दफा वो कोटेशंस नहीं मांग रहे आपसे कि आप वो भी कोटेशन जो है वो साथ अटैच करें, लेकिन आप इसको एक दफा क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। एफएक्यूज में जाइएगा, वहां पे ये इस सवाल का जवाब जरूर होगा। इक्विपमेंट के अंदर जो भी हैं कंज्यूमेबल्स हैं, आपने उनका नाम लिखना है। जो भी कंज्यूमर केमिकल है, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, नाम लिखें। उसकी कोई स्पेक्स हैं, आपको 98% चाहिए, 95% चाहिए, वो लिखें। आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए वो लिखें, यूनिट कॉस्ट लिखें, और फिर उसको जो है वो टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करें विद पर्पस कि आप ये किस काम किस पर्पस के लिए आपको ये चाहिए, ताकि मीनिंगफुल सी एक लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाए। क्योंकि पहले हम ये देखते रहे हैं कि जी लंप सम केमिकल्स और फिलॉसफीज में जी 2 मिलियन दे दें, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ठीक है, वो भी कर रहे हैं और हम भी उन्हें पैसे दे रहे हैं। तो ये एक ओपन स्टेटमेंट नहीं है। अब आपको क्लोज्ड और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसमें देनी है। दूसरी बात यह है कि इसी हेड के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ये इन राइटिंग सर्टिफाई करेगी, जो कि आखिर पर कोई फॉर्म होगा कि जो कुछ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मांगा जा रहा है, मतलब डिमांड किया जा रहा है, चाहे वो इक्विपमेंट हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, सर्विसेज हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल नहीं है तो ही डिमांड की जा रही है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब जो भी पीआई है उसे स्पेसिफिक रहने की जरूरत है कि उसके पास वो चीजें नहीं है। इसमें थोड़ी सी चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बाजू का दे आर वेरी माइनर बट दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम करें, आप कहते हैं जी मुझे पीएच मीटर चाहिए। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी बहुत नई है तो मैं मान सकता हूं कि आपके पास पीएच मीटर नहीं है, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड है, नस्ट है, या कायदे आज़म है, या पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर आप कहते हैं पीएच मीटर चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इस किस्म की चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने से अवॉइड करें, क्योंकि दे शो सम सॉर्ट ऑफ नॉन सीरियसनेस और कैजुअल अप्रोच। मैं कहूँगा कि आपको स्पेसिफाई होना भाई, उसकी बजाय आप कोई ऐसा इक्विपमेंट मांगे जो लॉन्ग टर्म आपकी लैब को काम दे सके। पीएच मीटर वगैरह जो छोटे इक्विपमेंट है, ये आप यूनिवर्सिटी बजट से भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंटल बजट से भी ले सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि बड़े टेक्निकल इक्विपमेंट्स के ऊपर फोकस करें विच मे हैव सम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन योर रिसर्च ग्रुप या रिसर्च लैब। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई आपके इक्विपमेंट के अंदर इंपोर्टेबल आइटम्स हैं, तो फिर एचईसी का ये कहना है कि वो 10% एडिशनल अमाउंट जो है वो आपको दे सकती है, जस्ट बिकॉज जो करेंसी रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। और इसके अलावा एलसी जो है उसको भी ओपन किया जा सकता है, वो एचईसी की गाइडलाइंस के अंदर मौजूद है। इसी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज के अंदर एक सर्विसेज का पार्ट है जो पहले भी होता था, अब इन्होंने इसे रीओरिएंट किया है। उसमें यह कि एक्सेस टू साइंटिफिक इक्विपमेंट, वही जो मैंने आपसे एनालिसिस की बात की थी, बेहतर तो ये है कि आपका कोई को पीआई जो है वो आपको ये सर्विसेज दे। फॉर एग्जांपल आपका कोई को पीआई पिंस्टेक में है, प्यास में है, एचईजे में है, कायदे आजम में है, नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स में है, IRCBM कॉमसेट्स में है, नस्ट में है, तो उसके पास अगर इक्विपमेंट की एक्सेस है तो आप उसे को पीआई के तौर पर ऐड कर लें, वो आपको बहुत सारा काम जो है वो उसे हल कर देगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो अब आप इक्विपमेंट के अंदर ही सर्विसेज में ये एक्सेस टू साइंटिफिक इक्विपमेंट डाल सकते हैं। तो रफ एस्टिमेट ले लीजिए कि अगर आपको कुछ एनालिसिस बाहर से करवाने पड़ेंगे तो उनकी कॉस्ट ले लीजिए, नंबर ऑफ टेस्ट, फ्रीक्वेंसी ले लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए जी आपको कितना जो है वो उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई इक्विपमेंट रिपेयर करवाना है, मेंटेनेंस उसकी चाहिए, ऑलरेडी एक इक्विपमेंट पड़ा है जो थोड़ी सी मेंटेनेंस से ठीक हो सकता है, उसकी कॉस्ट आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। आपने जर्नल की सब्सक्रिप्शन लेनी है या पब्लिकेशन लेनी है करनी है तो उस सिलसिले में आप, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका बजट खामखा कंज्यूम कर जाती हैं, तो इसको आपने रेशनलाइज कर लेना है कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। आप कोई नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप या सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लें, कुछ एक रीजनेबल प्लान दे दें ताकि रिव्यूअर जो है वो जस्टिफाई कर पाए आपकी डिमांड को। और फाइनल ये है कि अगर आप कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि एट द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू हैव सम प्रोटोटाइप या सम प्रोडक्ट दैट नीड्स टू बी कमर्शलाइज्ड, तो आप उसकी भी कुछ कमर्शलाइजेशन कॉल लाइक पेटेंट फाइलिंग है
جو لائر کی کاسٹ ہے یا کوئی ایسی رجسٹریشن کاسٹ ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں سروسز کے اندر. تو اس طرح سے آپ اپنے اکوپمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ اسے کور کر سکتے ہیں. اس میں جو آخری چیز ہے وہ ہے ٹریول. اب ٹریول اور یونیورسٹی اوور ہیڈ کو میں نے ایک ہی جگہ مرج کر دیا ہے. پہلے ٹریول پہ بات کرتے ہیں تو یونیورسٹی اوور ہیڈ پہ بات کریں گے. ٹریول آپ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ فیلڈ ورک کے لیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے سیمپلنگ کرنی ہے, سوائل سیمپلز ہیں, واٹر سیمپلز ہیں, ایئر سیمپلنگ ہے, کوئی اور بلڈ سیمپلنگ ہے, جو بھی کرنی ہے فیلڈ ورک کے لیے جا سکتے ہیں. سوشیولوجی کے لوگ بھی جاتے ہیں یا آرٹس کے ہیں. کسی نیشنل یا انٹرنیشنل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے پروجیکٹ کی جو کہ آپ کے کوپیز پھیلے ہوئے ہیں تو آپ کوئی گروپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, پروجیکٹ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ نے ٹریول کرنا ہے. اب ٹریول میں یہ ہے کہ آپ کو پروجیکٹ ریلیٹڈ جو بھی ٹریول آپ نے کرنا ہے اس کی آتھورائزیشن چاہیے. اب اس آتھورائزیشن کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت مجھے مل نہیں پائی کہ کیا یہ آتھورائزیشن آپ کو ایچ ای سی چاہیے, لیکن انٹرنیشنل ٹریول کے کیس میں بہرحال آپ کو ایچ ای سی کو آن بورڈ لینا پڑے گا. لیکن جو لوکل ٹریول ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی یونیورسٹی اتھارٹیز, وائس چانسلر یا رجسٹرار آفس کے ساتھ جو بھی آپ کا ایس او پیز ہیں اس حساب سے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی. جو ٹریول بجٹ ہے اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ آپ فار ایگزامپل فیلڈ وزٹ ہے, کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اس کا ٹینٹیو آپ کا ڈسٹینس کتنا بنتا ہے, آپ اسی حساب سے اس کی کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے ٹریولنگ کی فارم میں بھی اور ڈیلی الاؤنس کے فارم میں بھی جو بھی ہے, تو وہ آپ اسی حساب سے ود پرپز ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی ٹریول ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کیلکولیٹ کریں گے. اگر آپ انٹرنیشنل کانفرنس پہ جا رہے ہیں تو اب ایچ ای سی نے اس کے لیے ایک الگ سے پالیسی دے دی ہے, ایچ ای سی ٹریول گرانٹس پالیسی ہے. اب اس کیس میں ایچ ای سی نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ 75% کاسٹ جو ہے وہ ایچ ای سی دے گی اور 25% کاسٹ جو ہے وہ متعلقہ جو یونیورسٹی ہے وہ پے کرے گی. فار ایگزامپل اگر قائد اعظم یونیورسٹی سے کوئی بندہ انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے جانا چاہتا ہے تو ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ 75% اس کی کاسٹ ایچ ای سی پے کرے گی اور 25% قائد اعظم یونیورسٹی پے کرے گی. لیکن اس کے انٹرنیشنل کانفرنس کے علاوہ جو بھی ٹریول آپ کا پروجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا, چاہے سیمپلنگ کے لیے ہو یا پروجیکٹ میٹنگ کے لیے ہو یا ڈیٹا انالیسز یا جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں, تو وہ جو ہے وہ پروجیکٹ کے اندر کورڈ ہوگا. لیکن آپ لمسم نہیں دے سکتے کہ یہ ٹریول ہوگا جی اتنے پیسے دے دیں, 2 لاکھ دے دیں. نو, آپ نے ہر ایکٹیویٹی کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ پہلے سال میں ہوگا, دوسرے میں ہوگا, تیسرے میں ہوگا, کیوں ہوگا, پرپز, اور پھر ڈسٹینس کتنا بنتا ہے, فیول کاسٹ, یہ سارا کچھ آپ اس کے اندر انٹر کریں گے اور پھر آپ اپنی کاسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. ایچ ایس کی جو ٹریول گرانٹ پالیسی ہے اس کی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اپلائی ہوں گی آپ کے اوپر. اسپیشلی میرا خیال ہے یہ کانفرنس رجسٹریشن فی اور اس قسم کی جو بھی ہیں وہ آپ وہاں سے پڑھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس حساب سے کاسٹ کمپوننٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے. یونیورسٹی اوور ہے یہ وہی ہے جو کبھی جس کو ہم اور ایک چارجز کے نام سے یا اور ایک اوور ہیڈ کے نام سے جانتے تھے, اب انہوں نے اسے یونیورسٹی اوور ہیڈ کر دیا. وہ مختلف ہے, 5% بھی ہو سکتا ہے, 10% بھی ہو سکتا ہے اور 15% بھی ہو سکتا ہے. 15% ان یونیورسٹیز کے لیے جن کا اور ایک جو ہے وہ نوٹیفائڈ ہے فرام ایچ ای سی. 5% جو ہے وہ جنرل ہے, سب کے لیے 5% تک وہ جا سکتے ہیں, اور 10% وہاں پہ ہے جہاں پہ یونیورسٹی جو ہے وہ پھر آپ کے جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کچھ فی ویویئر بھی دے گی, اور کچھ جو آپ کا آفس سٹاف ہے جیسے اٹینڈنٹ ہے یا لیب اٹینڈنٹ ہے یا آپ کا آفس اٹینڈنٹ ہے اس کی کچھ سیلری یونیورسٹی دے گی. اس کیس میں جو ہے وہ آپ کو 10% یونیورسٹی اوور ہیڈ جو ہے وہ آپ یہاں کلیم کر سکتے ہیں. اب آ گئی ہے پروجیکٹ پرپوزل کی بات. تو پروجیکٹ پرپوزل جو ہے وہ ایک ورڈ فائل میں جو ڈاؤن لوڈ سیکشن ہے ایچ ای سی این آر پی یو کا, تو یہ آپ کے پاس ہے فل پرپوزل ٹیمپلیٹ. اس کو کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ورڈ فائل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. تو اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ورڈ فائل آ گئی, یہ ورڈ فائل آ گئی ہے. تو اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ ہی سیو کر رہا ہوں. یہ سر ہمارے پاس ایک پرپوزل ہے جو جس ٹیمپلیٹ میں آپ ایچ ای سی کو جو ہے وہ اپنی پرپوزل جو ہے وہ سبمٹ کریں گے. تو یہ فارم آپ نے کچھ انفارمیشن آپ کو آن لائن بھی ایسے ہی فل کرنی پڑے گی, اور باقی جو ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے. تو یہ ورڈ فائل ہے جو ٹیمپلیٹ ڈاکومنٹ ہے جس کی بیس پہ آپ نے سبمیشن کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ سیکشن گائیڈنس ہے جو گرے کلر میں دی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس میں کچھ ایسی گرے کلر میں انفارمیشن ہے, یہ والی, یہ والی انفارمیشن ہے. اس کو جب آپ نے
फाइनल प्रोजेक्ट में आपने फिल करना है। ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ दी गई है इंफॉर्मेशन। जब आपने इस फॉर्म को फिल करना है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेक्शन गाइडेंस इन लाइट ग्रे शुड बी डिलीटेड प्रायर टू प्रपोजल सबमिशन। कि जब आप चाहे फॉर्म पूरा फिल कर लें, लेकिन जब आप जाएंगे उसको फिल करने के लिए, तो देन आई वुड से कि आप इसको फाइनल सबमिशन से पहले वो सारी ग्रे इंफॉर्मेशन हर सेक्शन के अंदर जो उसे डिलीट कर दें। आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, जो हमने भी देखा है, उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है। उसको दोबारा देख लेते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये हमने देना है ऐसे ही कि जी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फिर उसका आगे पेज नंबर है, वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो हम देंगे। ठीक है, उसके बाद जो सारे सेक्शंस हैं उनको हमने कंप्लीट करना है, ऑनलाइन भी और वर्ड फाइल के अंदर भी सारे सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। पेज लिमिट जो है उसे एक्सीड नहीं करना। हर सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है वो दी गई है। इसको मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ कि जी कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। गालबन ये जो एग्जेक्टिव समरी है, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज। तो ये कहीं ना कहीं लिखा है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है लिमिटेड टू 1 पेज। ये वाली ये लिखा हुआ है कि जी लिमिटेड टू 1 पेज एग्जेक्टिव समरी। इसका मतलब है कि ये 1 पेज की रहेगी। टोटल 19 पेज है। जहाँ पे वो कहेंगे कि एक्सटेंड कर लें, वहाँ हम एक्सटेंड कर लेंगे। जहाँ पे वो हमें कहेंगे कि नहीं एक्सटेंड कर सकते, वहाँ पे फिर हम नहीं एक्सटेंड करेंगे। सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे, पेज लिमिट को फॉलो करेंगे, पेज नंबर लगाएंगे। उसके बाद फॉन्ट जो है वो 11 पॉइंट होगा, कैलबरी फॉन्ट होगा। उसके बाद जो टेबल दिए गए हैं ऑनलाइन भी और इसके अंदर भी, फॉर्म के अंदर भी, वो सारे हमने फिल करने हैं और जिस तरह से दिए गए उसी लेंथ में फिल करने हैं। प्रपोजल के अंदर हम कोई भी यूआरएल नहीं देंगे, वेबसाइट लिंक नहीं देंगे, क्योंकि जो कुछ हमने वर्ड फाइल के अंदर दिया होगा, एचईसी के रिव्यूअर्स भी वहीं तक महदूद रहते हैं। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता और अमूमी तौर पे ऐसी इन्फॉर्मेशन इग्नोर हो जाती। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यूआरएल जो है वो दें। जो रेफरेंसेस आपने साइट करने हैं उसमें ये है कि आप नंबर करें। ये बात आप गौर से समझ लें। हमारे जो पीआईज हैं, जो लोग प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, मैंने प्रोजेक्ट रिव्यू भी किए हैं। जब मैं प्रोजेक्ट फॉर्म पे जाऊंगा तो मैं कुछ आपको टेम्पलेट दिखाने की कोशिश करूंगा, जो रिसेंट लास्ट ईयर मैंने प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए थे, अच्छे भी और कुछ दूसरे वाले भी, जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों दिखा दूंगा। अब उसमें यह है कि यहाँ देखिए कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आपने रेफरेंस को नंबर करना है, लेकिन स्टिल लोग जो है वो जैसे बायोलॉजी के होते हैं, बाई नेम रहमान एट ऑल वाला, वो वाला फंक्शन लिख देते हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस जो है वो दी गई हैं, और इसमें अमूमी तासुर ये होता है कि अगर आप दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो आप प्रोजेक्ट को कैसे जो है वो गिवन गाइडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। तो साइंटिस्ट के मामले में या रिसर्चर्स के मामले में अगर आपकी कंप्लायंस नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिसर्च का भी एक प्रोटोकॉल कंप्लायंस होती है ना। जो मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं बेसिकली वो प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप उनको कंप्लाई नहीं करते तो डेटा जो है वो उसकी इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है। तो ये चीज शो करती है, और इसमें मेरी एज अ रिव्यूअर एक और भी फीलिंग आती है कि भाई जो बंदा गाइडलाइन को ही बॉदर नहीं करता तो वो कल उसे पैसे मिल जाएंगे, मीन्स उसका एटीट्यूड जो कैजुअल है, केयरलेस है। अगर उसे पैसे दे देंगे तो वैसे ही काम करेगा, फिर पैसा जाया करने वाली बात है। तो इसलिए ये पॉइंट इसको खुसूसी तौर पर ज़हन में रखें कि जो गाइडलाइंस दी जाती हैं आपने उनको फॉलो करना है। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर जो भी जिस तरह से रेफरेंस का उसने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये दिया है कि नेम ऑफ ऑथर्स होंगे, जो रूटीन है, आर्टिकल का टाइटल होगा, जर्नल का नाम होगा, उसके बाद वॉल्यूम, पेज नंबर होगा, और लास्ट पे जो है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा। इसको फॉलो कर लें, बहुत बेहतर है। अगर ना भी करें तो कोई एक कंसिस्टेंट स्टाइल जरूर रखिएगा, यानी नंबर दिया हुआ है ना तो कंसिस्टेंट रहिएगा आप, ताकि पढ़ने वाले को ये ना लगे कि यार अच्छा 20 में से 15 रेफरेंस इस स्टाइल में और 5 रेफरेंस जो है इस स्टाइल में, दैट मीन्स कि आपने कॉपी पेस्ट किए हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद यू डिडंट बॉदर टू चेंज देम टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस, ये भी कोई इतना अच्छा जो है वो फीलिंग नहीं है। डीओआई अगर है तो उसे दे दे, ये अच्छी बात है, ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगेन जितना क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब एचईसी का जो प्रोजेक्ट रिव्यू का तरीका है उसको भी थोड़ा सा समझ लें। ये 3 स्टेज रिव्यू प्रोसेस है, एक्चुअली तो ये 4 है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 स्टेज की बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले एचईसी एडमिन रिव्यू। जब आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो एचईसी की अपनी टीम जो है वो देखती है कि पीआई जो है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, क्या वो प्रपोजल सबमिट कर सकता है। अगेन
میرے پاس ایک NRPU چل رہا ہے اور میں پھر ایک جمع کروا دیتا ہوں تو یہ HEC فوری طور پہ دیکھ کے بتا دے گا اچھا جی اس کے پاس تو پہلے ہی NRPU چل رہا ہے، تو وہ وہاں سے شارٹ لسٹ کر کے وہیں سے آپ کی پرپوزل جو ہے اسے نکال دیں گے. تو یہ ہے ایڈمن ریویو. دوسرے نمبر پہ پینل ریویو کہ HEC نے ڈسپلن وائز جو ہے وہ کچھ ایکسپرٹس کے پینل بنائے ہوئے ہیں. وہ آپ کی جو شارٹ پہلے ریویو سے جتنی پروجیکٹس گزریں گے وہ دوسرے میں اسٹیج پہ چلے جائیں گے. وہاں پہ وہ ایکسپرٹس جو HEC کا گیون کرائٹیریا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کا پوٹینشیل ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، بجٹ ٹھیک ہے، جنرل جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک اوور ویو ٹائپ، ریویو نہیں اوور ویو ٹائپ وہ کرنے کے بعد وہ پھر شارٹ لسٹ کریں گے پروجیکٹس کو. کیونکہ کچھ پروجیکٹس کو نام ہی دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ملنا، تو آپ اس کو وہیں سے نکال دیتے ہیں. تو یہ پینل ریویو میں ایسی شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی. اسٹیج 3 پہ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ریویو میں کہ جو پینل 2 سے یا اسٹیج 2 سے جو ہمیں شارٹ لسٹ ہو کے پروجیکٹ آتے ہیں ان کو وہ پھر 2 ریویورز ایکسپرٹس کو بھیجتے ہیں، ان کے پھر کمنٹس کے اوپر جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن کو لیتے ہیں. عمومی طور پہ پرپوزلس کے اندر جو چیزیں دیکھی جانی چاہیے، جو آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ یہ دیکھی جائیں گی تاکہ آپ ان کے اوپر کام کر سکیں، وہ یہی ہے کہ کیا آپ پروجیکٹ کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کر لیں گے. اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے، میں ایز اے ریویور فوری طور پہ جا کے دیکھوں گا آپ کا مٹیریلز اینڈ میتھڈ یا میتھڈولوجی کا سیکشن. اگر آپ نے اسے کلیئر نہیں لکھا ہوا تو مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر آپ پروجیکٹ ڈیزائن سٹیج پہ آپ کو میتھڈولوجی کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ایگزیکیوشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میرے لیے تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. دوسری بات اگین ٹیم ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کی کمپوزیشن جو ہے وہ ایسی رکھی ہے کہ آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کر پائیں گے. کرنا تو آپ نینو گولڈ پارٹیکلز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ٹیم کے اندر سارے بندے سنتھسس کے ہیں، انالیسس کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے کام کرے گا. اگین جو بندے آپ نے رکھے ہیں ان کی اپنی سی وی میں نینو گولڈ پارٹیکل سنتھسس کے اوپر کام ہی نہیں ہے یا نینو پارٹیکل کے اوپر کام نہیں ہے، اور وہ جو ہیں وہ اب کام کرنا چاہتے ہیں نینو پارٹیکلز کے اوپر. تو یہ ایک دوسرا ٹیسٹ ہے میرے پاس جس کو میں دیکھوں گا کہ بھئی یہ ٹیم جو ہے اٹس ناٹ کیپیبل. اور فائنلی ایک سکور ہے، میں آپ کو جب ڈسکس کروں گا فائنل پروجیکٹ کو، پروجیکٹ فارم کو، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سکور لسٹ کیسے ایویلیویٹ ہوتی ہے اور کون کون سے کوسچنز ہیں جن کو فوکس کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس سکور لسٹ کو پاس کر پائیں گے تبھی جو ہے وہ آپ کو پروجیکٹ جو ہے وہ ملے گا. پروجیکٹ ریجیکشن کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ جو مانگی گئی ہے وہ دیتے ہی نہیں ہے پوری. دوسری بات یہ ہے کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس نہیں اٹیچ کرتے. اگر پی آئی کی سی وی مانگی گئی ہے تو پی آئی کی سی وی نہیں ملتی. سے فار ایگزامپل کوٹیشن مانگی گئی ہے تو کوٹیشنز نہیں ملتی، یا یونیورسٹی کے لیٹرز ہی نہیں ساتھ لگے ہوئے تو پھر ریکوائرڈ ڈاکومنٹس نہیں ہے، دیٹ مینس یو آر نان سیریس کیئرلیس، تو ریجیکٹ ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم جو ہے اس کو انسٹرکشنز کے مطابق پریپیئر ہی نہیں کیا. واضح لکھا ہوا ہے کہ گرے ٹیکسٹ آپ نے ریموو کر دینا، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا جو NRPU پچھلے سال کے بڑے آرام سے پی آئی نے بالکل بادر نہیں کیا، وہ ساری کی ساری انسٹرکشن وہیں کھڑی ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے فارم ہی نہیں کیئرفلی پڑھا، باقی پروجیکٹ کیسے کیئرفل رہ کے آپ کر پائیں گے. ڈیڈ لائن تک آپ نے اپنی پرپوزل سبمٹ نہیں کی آن لائن، اور آپ کی ہارڈ کاپی بھی جو ہے وہ نہیں ملی، اور آپ کا کوئی پریویس NRPU چل رہا ہے یا ڈیلیڈ ہے تو بھی آپ پروجیکٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور فائنل چیز یہ ہے کہ کیا پی آئی یا اس کا انسٹیٹیوٹ بلیک لسٹڈ تو نہیں ہے کسی وجہ سے، جو بھی میں نے پہلے ریزنز بیان کیے ہیں. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو بھی آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا NRPU کے بارے میں اوور آل ایک بریف سمری اور گائیڈ لائن کہ اس دفعہ NRPU کے اندر انہوں نے کس قسم کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. مینلی ہم نے دیکھا ہے کہ جی جنرل گائیڈ لائنس کیا ہیں، بجٹری گائیڈ لائنس کیا ہیں، ایویلیوشن پروسیس کیسے ہوگا، پروجیکٹ پرپوزل سبمٹ کیسے کرنی ہے، اور آپ کی پاسبل پروجیکٹ ریجیکشن جو ہے وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کر دی ہیں. اب ایک سیشن ہم کریں گے بجٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ایک سیشن ہم کریں گے فارم کے اوپر، اپلیکیشن فارم کے اوپر، کہ اس کو آپ نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور اس کے اندر کون کون سی گائیڈ لائن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک جنرل ویڈیو بنائی تھی کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے سکسیسفل پروجیکٹ. اس کے 3-4 جو مین پارٹس ہیں وہ میں نے دے دی ہیں، وہ جنرل ہیں، وہ HCC ہو PSF ہو جہاں بھی ہو، وہ 3 مین کیز وہی ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ وہ ویڈیو بھی اگر دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے بیسیکلی ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ لکھنا کیسے ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.